नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सब ने अच्छे से राखी मना ली होगी। इसी आशा के साथ चलो अपन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपनी सीरीज चल रही थी रीट की प्रश्नोत्तरी की, जिसके अंतर्गत 3 वीडियो में डाल चुकी थी। आप सबने देख भी लिए होंगे, नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। आज हमारा चौथा वीडियो है जो हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, जिसमें हम 51वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 50 प्रश्न हमने 3 वीडियो में कर लिए थे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न और सीरीज का 51वां प्रश्न है, भाषा की प्रकृति की प्रमुख विशेषता नहीं है। भाषा परंपरागत संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा विकास में बाधाएं व्याकरण के नियमों के रूप में प्रकट होती है, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। तो क्या उत्तर होगा आप बताइएगा। चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा परंपरागत संपत्ति है, बिल्कुल सही है, भाषा परंपरागत संपत्ति है। दूसरा भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति क्यों कहा है? क्योंकि भाषा का हम अर्जन करते हैं। किसके द्वारा अर्जन करते हैं? तो हम भाषा अपने माता पिता के द्वारा सीखते हैं, समाज के द्वारा सीखते हैं, परिवार के द्वारा सीखते हैं, आसपास के वातावरण से हम सीखते हैं, महाविद्यालय विद्यालय में सीखते हैं। तो सभी जगह हम भाषा के नए नए रूप को सीखते हैं, इसलिए कहा गया है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा विकास में बाधाएं व्याकरण के नियमों के रूप में प्रकट होती है, बिल्कुल। भाषा विकास में बाधाएं आएगी, कहाँ पर बाधा आएगी? जहाँ पर हमको व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा। अगर व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो हम शुद्ध भाषा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, शुद्ध भाषा नहीं बोल पाएंगे। इसलिए भाषा विकास में बाधा का काम करती है व्याकरण के नियम। व्याकरण के नियम हमको पता हो तो हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन से भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। तो ये आज हमारा उत्तर है कि भाषा सरलता से कठिनता की ओर नहीं जाती है, बल्कि भाषा है वो कठिनता से सरलता की ओर आगे बढ़ती है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अन्य कोई भी भाषा हो, बोली हो, सभी में ये सिद्धांत लागू होता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि हम जब बालक को भाषा सिखाना आरंभ करेंगे तो उसके लिए वो बहुत कठिन होगी, बहुत क्लिष्ट होगी, और धीरे धीरे वह सीखता चला जाएगा तो उसको वही भाषा सरल लगने लग जाएगी। इसलिए कहा जाता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, न कि सरलता से कठिनता की ओर जाती है। चलो हमारा आज का दूसरा प्रश्न, 52वां प्रश्न, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है, जिनकी स्वर में अभिव्यक्ति होती है, यह कथन है। यह किसी का कथन है, भाषा के संबंध में किसने कहा है? इसके अंतर्गत आपको 1, 2, 3 और 4 वाक्य है जो आप किसी भी तरह एग्जाम में इसको भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया कि भाषा से संबंधित गलत कथन है या भाषा से संबंधित कथन नहीं है, और 3 इसमें से दे दिए। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है, इस तरह आपको दे दिए। तो ये भी एक आपका परिभाषा से ही क्वेश्चन बनता है। तो देखो किसका है ये अपन आगे देखते हैं। सीताराम चतुर्वेदी जी का है, कि पंत का है, श्याम सुंदर दास के, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। यह कथन आपका है सुमित्रा नंदन पंत का, क्योंकि पंत जी वो साहित्यकार थे और साहित्य की भाषा इस परिभाषा में वैसे भी दिखाई दी जाती है। पंत छायावादी युगीन कवि थे, छायावाद के बृहत्तरयी में से एक थे। तो इनकी परिभाषा से पता चलता है कि किसी साहित्यकार ने ये परिभाषा अच्छे से लिखी है। ये परिभाषा है सुमित्रानंदन पंत की। आगे हम बढ़ते हैं। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन है श्याम सुंदर दास का, कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का, कि सुमित्रानंदन पंत का, कि सीताराम चतुर्वेदी का। तो भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो पंत का तो अभी हमने देखा था, हो नहीं सकता। और सीताराम चतुर्वेदी का तो प्रसिद्ध परिभाषा है, गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। तो ये परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है श्याम सुंदर दास की, के भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का। अब हमारे श्याम सुंदर दास का तो हो गया, और सुमित्रानंदन पंत का भी हमने देख लिया। 2 ऑप्शन हमारे बच जाते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और सीताराम चतुर्वेदी। इनकी परिभाषा भी अपन देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने कहा था भाषा निश्चित प्रत्यय के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है
जिसका विश्लेषण एवं अध्ययन हो सके। मतलब मनुष्य के मुख से उच्चारित भाषा है वह एक ध्वनि समिष्ट है, उसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है, वही भाषा है। सीताराम चतुर्वेदी की सर्वप्रसिद्ध भाषा, भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। क्योंकि भाषा अगर नहीं होती तो हम पशु तुल्य होते, पशु और हम में कोई अंतर नहीं होता। भाषा ही हमको पशु से अलग बनाती है, क्योंकि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और पशु अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर हम बोलते ही नहीं, हमारे पास भाषा ही नहीं होती, तो पूरा संसार क्या होता, गूंगा होता, कोई किसी को अपनी अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाता। तो भाषा ने हमको गूंगों की विराट बस्ती बनने से बचा लिया। आगे हम बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का कौन सा सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। अब गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी की बात थोड़ी सी आती है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन थे और किसने इसका प्रतिपादन किया। तो आइए अपन जानते हैं कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन थे और किसने इसका प्रतिपादन किया। तो इसके सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, वर्डाइमर थे, कोपका और उसके समर्थक थे कोपका और कोहलर। उन्होंने मिलकर इस गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रारंभ किया। इसका अर्थ होता है पूर्णाकार, यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, अन्य भी इनसाइड थ्योरी भी इसको कहते हैं, अन्य नाम है। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन 1912 ईस्वी में किया था। किसने, वर्डाइमर ने। वर्डाइमर ने एक ही बात की थी कि अंतर्दृष्टि अचानक आती है और अचानक मनुष्य में सूझ उत्पन्न होती है और उस सूझ के द्वारा है वो कार्य किया जाता है। तो कोहलर ने इसके ऊपर सूझ का सिद्धांत दिया था। उन्होंने प्रयोग किया था किसके ऊपर, सुल्तान नामक चिंपांजी के ऊपर, और चिंपांजी को एक केले लटका दिए थे और एक छड़ी दे दी थी और छड़ी के द्वारा उनको कहा गया था कि बस अब इस केले तक आप पहुंचो। तो अचानक से वो उस सुल्तान के अंदर एक सूझ उत्पन्न होती है और वह कार्य को करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि ये तो मैंने आपको थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में बता दिया था कि क्या है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, क्या कहता है। और वर्डाइमर कहाँ के थे मैं आपको बता देती हूँ, जर्मनी के थे और इन्होंने समग्रतावाद पर जोर दिया था। अब ये कौन से शिक्षण सूत्र पर चलते हैं, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कि पूर्ण से अंश की ओर, कि विशेष से सामान्य की ओर, की अनुभूति से विचार की ओर। तो इन्होंने शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया था, वो है पूर्ण से अंश की ओर। समग्र बताओ, होल बताओ, पूरा बच्चों को एक साथ बताओ और एक साथ बताने पर धीरे धीरे उसके भागों के बारे में बताओ। जैसे मैंने आपको पहले एक उदाहरण दिया था एक वृक्ष का, कि बालक को अगर कुछ भी बताना हो तो पहले पूरा पेड़ बताओ, फिर पेड़ के अलग अलग भागों के बारे में बताओ, ये तना है, जड़ है, ये है, अलग अलग भागों के बारे में, ताकि है ना वो जो छात्र है पहले संपूर्ण को सीख सके फिर उसके भागों को सीख सके। यही गेस्टाल्टवाद की थ्योरी है। आगे हम बढ़ते हैं। देखो इसकी व्याख्या थोड़ी सी है कि इस सूत्र के अनुसार पहले वस्तु का संपूर्ण भाग बताया जाए और उसके पश्चात उसके विभिन्न भाग बताए जाए। तो यही गेस्टाल्टवाद कहता है, पूर्णता वाद की ओर चलता है आगे, कि पूर्ण से अंश की ओर। आगे है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व है। लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है कि एकाग्रता का विकास, तर्क एवं चिंतन का विकास, के प्रभावी भाषा शैली के विकास के उपयुक्त सभी। तो लिखित अभिव्यक्ति एकाग्रता का विकास बिल्कुल करती है, क्योंकि हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारा माइंड एकत्रित होगा तो ही हम इसको सही लिख पाएंगे। हमारा माइंड अगर एक जगह स्थिर नहीं होगा तो हम इसको सही नहीं लिख पाएंगे। तर्क एवं चिंतन का विकास, तो हमको लिखना है तो सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, कल्पनाशील होना पड़ेगा, तो ही हम अच्छा लिख पाएंगे। और प्रभावी भाषा शैली, तो लेखन का सर्वप्रथम गुण है कि जिस लेखन में प्रभावी भाषा शैली नहीं होगी तो वह लेखन अपूर्ण है, अच्छा नहीं माना जाता है, उसको पढ़ने में लोग कम रुचि रखते हैं। तो उपयुक्त तीनों कथन यहाँ पर सही माने गए। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की परंपरागत प्रणाली नहीं है। गीत प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, सूत्र प्रणाली। आप सभी जानते हैं सूत्र प्रणाली है वो व्याकरण शिक्षण का एक भाग है जो कविता शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता। तो ये तो इसका उत्तर हो गया। अब अपन जान लेते हैं ये तीनों प्रणालियाँ है क्या। व्यास प्रणाली, जिसको कथाकार के जो वाचन की भांति ये चलती है, जिस तरह कथाकार होता है, वो जैसे रामचरितमानस की कथा कर रहा है, भगवत गीता की कथा कर रहा है, तो वो क्या करता है, 2 पंक्तियां बोलता है, उसके लंबा चौड़ा विश्लेषण कर देता है, जिसके अंतर्गत अनेक उदाहरण डाल देता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि कविता की 1-2 पंक्तियां छात्रों को सुना दी जाती है, फिर उसके अर्थ को करने के लिए बहुत विश्लेषण कर दिया जाता है, विभिन्न अन्य कवियों के उदाहरण भी उसमें डाल दिए जाते हैं और उसके माध्यम से इसको विस्तृत व्याख्या बना दी जाती है। तो व्यास प्रणाली कथावाचक
पुस्तकों की तरह चलती है। दूसरा है व्याख्या प्रणाली। तो व्याख्या प्रणाली में साधारण है कि भाई कविता को पढ़ो, फिर उसका अर्थ समझा दो, उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दो। और गीत प्रणाली है जो वो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को क्या कि गीत के माध्यम से कविता को कंठस्थ कराया जाता है, खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, इसलिए वो उसको रोचक मानेंगे और उसको आसानी से पढ़ लेंगे। तो कविता शिक्षण की परंपरागत प्रणाली कौन सी नहीं है? सूत्र प्रणाली। हिंदी भाषा शिक्षण में श्रवण अवबोध का प्रमुख पक्ष माना जाता है। श्रवण अवबोध मतलब सुनने से संबंधित, आपके भाषाई कौशल से संबंधित ये क्वेश्चन है कि श्रवण अवबोध का प्रमुख पक्ष क्या माना जाता है। आज आप देख रहे होंगे कि भाई भाषा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आपके सिलेबस में भाषा कौशल दे रखे हैं, तो भाषा के बारे में इसलिए मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चन लिए। पहला देखना आप सुनने एवं समझने का अभ्यास। बिल्कुल श्रवण से क्या होगा? सुनने और समझने का अभ्यास होगा। हिंदी के शब्दों और वाक्यों का अर्थ ग्रहण बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि सुनेंगे तो क्या होगा, हम सुनेंगे तो उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। और हिंदी भाषा में विचारों की सार्थकता, तो यहाँ पर भी आपके उपयुक्त सभी सही है उत्तर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे 58वें क्वेश्चन की तरफ। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि बालक को हम लिखना सिखा रहे हैं। हमारे 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हमारा अंतिम कौशल आता है लिखना। तो जब हम बालक को लिखना सिखा रहे हैं तो सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? सिखाने के लिए, लिखना सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाराखड़ी सिखानी चाहिए कि अक्षर सिखाना चाहिए, छात्रों को क्रियाशील बनाना चाहिए कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो बाराखड़ी डायरेक्ट हम बाराखड़ी लिखाना सिखा देंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, अक्षर भी सिखाएंगे तो रुचि नहीं लेंगे, छात्रों को क्रियाशील बनाने से कुछ होगा नहीं। हमें बालक में सबसे पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी, ताकि बालक लिखने के लिए तत्पर होगा। और ये जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ेगी, ताकि छात्र देखकर मोटिव हो, और मोटिव होकर वह क्या हो, और लिखने के लिए तैयार हो जाए। और वो मोटिव होकर लिखेगा, अपनी रुचि से लिखेगा, तो बालक क्या करेगा? अच्छा लिख पाएगा, अच्छे जल्दी से सीख पाएगा। तो इसका उत्तर सही था, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, और अनुवाद का सहारा लिया जाता है। तो देखो कौन सा उत्तर सही है इसमें? अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। कैसे? क्योंकि प्रत्यक्ष में क्या करेगा, वो अपने सामने जो भी किया जा रहा है उसको देखेगा, तो देखेगा तो उसका क्या करेगा? अनुकरण करेगा, और अनुकरण के द्वारा वह दूसरी भाषा सीखेगा। व्याकरण के नियम, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए ये गलत है। चित्र एवं शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और इसमें अनुवाद जैसा कोई होता नहीं है, इसलिए अनुवाद का सहारा इसमें नहीं लिया जाता है। आगे बढ़े हम। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। हमें बालक को वाक्य रचना करना सिखानी है और शब्दों का उचित प्रयोग सिखाना है। तो हम किसका अभ्यास कराएंगे? श्रुत लेखन के द्वारा। श्रुत लेखन क्या होता है? टीचर बोलता है और छात्र लिखते हैं सुनकर। दूसरा है अमात्रिक शब्द द्वारा। अमात्रिक शब्द सिखाने से ऐसा कुछ होता नहीं है, फ्लैश कार्ड द्वारा। बिल्कुल फ्लैश कार्ड के द्वारा हम सिखा सकते हैं। इसका उत्तर सही हुआ, फ्लैश कार्ड द्वारा। नेक्स्ट, संश्लेषण विधि में प्रयोग होता है। एक दिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था फर्स्ट वीडियो में, विश्लेषण विधि। आज मैंने उसका विपरीत लिया है, संश्लेषण विधि। आपने वो वीडियो देखा होगा, इस क्वेश्चन का आप सही कर देंगे। संश्लेषण विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, की व्याख्या से व्याख्या नहीं, वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद। तो इसका उत्तर होगा आपके वर्ण से शब्द। अब वर्ण से शब्द कैसा होगा मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, विश्लेषण हमने पढ़ा था, तो विश्लेषण में था शब्द से वर्ण, और आज हम संश्लेषण, तो वर्ण से शब्द। पहले बालक को वर्ण सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे। विश्लेषण में पहले बालक को शब्द सिखाएंगे, शब्द के टुकड़े कर कर करके हम वर्ण सिखाएंगे। अब इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। देखो, संश्लेषण और एक होता है विश्लेषण। संश्लेषण में आएगा वर्ण, और विश्लेषण में आएगा शब्द। बिल्कुल विपरीत, जहाँ स आएगा वहाँ व आएगा, और जहाँ व आएगा वहाँ श आएगा। तो इस तरह ये याद करने का तरीका है कि स के साथ व और व के साथ वी के साथ श। समान ध्वनि एक साथ नहीं आ रही है, समान वर्ण एक साथ नहीं आ रहे, विपरीत कर देना है। तो संश्लेषण वर्ण से शब्द, विश्लेषण शब्द से वर्ण। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूछा है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो देखो कौन कौन सी विशेषता है? वैधता, वस्तुनिष्ठता,
आत्मनिष्ठता की विश्वसनीयता। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आत्मनिष्ठता नहीं है। आत्मनिष्ठता कोई विशेषता होती ही नहीं है। बाकी 3 बची क्या क्या होती है अपन जान लेते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपने वीडियो देखा ऐसा मुझे होगा। देखो, वैधता, परीक्षण का निर्माण उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया जाता है। कोई परीक्षण उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक मापता है जिस उद्देश्य हेतु उसका निर्माण किया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाएगा। मतलब हम जो परीक्षण कर रहे हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर हमको परीक्षण करना चाहिए। अगर हम जिस उद्देश्य को लेकर परीक्षण कर रहे हैं उस उद्देश्य का मापन अगर सफलतापूर्वक हो जाता है तो हमारा वह उद्देश्य होगा, वह जो वो परीक्षण होगा वह वैध होगा। जैसे हम परीक्षण ज्ञानात्मक उद्देश्य की जांच करने के लिए कर रहे हैं कि हमको बालक में ज्ञान का जांच करना है। अब ज्ञान की जांच करने के लिए हम जो क्वेश्चन का निर्माण कर रहे हैं वो ज्ञानात्मक क्वेश्चन का कर रहे हैं। अगर उसका सफलतापूर्वक मापन हो गया, मतलब बालक उस पेपर को अच्छे से कर पाया, तो हम उद्देश्य कर रहे हैं वो वैध कर रहे हैं। और हमारा उसका मापन सही ढंग से नहीं होता है तो वो उद्देश्य वैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा है विश्वसनीयता। कोई भी मापन विधि उस सीमा तक विश्वसनीय होती है जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने पर भी एक से परिणाम प्रदान करें। मतलब विश्वसनीय मापन वो होता है कि हम उसका बार बार उस सूची का मापन करते हैं और मापन करने के बाद भी उसके परिणाम हमें हमेशा एक से प्रदान होते हैं, वह मापन होता है विश्वसनीयता। बहुत सी बार ये इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस विशेषताओं को तो अच्छे से कंठस्थ कर लेना। हर एग्जाम में आपको विशेषता संबंधित एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है वस्तुनिष्ठता। कि पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिस पर निष्पादन को देखकर कोई भी निर्णायक एक निर्णय पर पहुंचे। मतलब हमारा कंपटीशन जो एग्जाम होता है, आपको मैं उदाहरण दूं तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। उस कॉपी को आप कितने भी बार चेक करवा ले, किसी से भी चेक करवा ले, अगर एक ने आपको अगर 10 में से 8 नंबर दिया तो दूसरा भी 8 ही देगा, तीसरा भी 8 ही देगा, चौथा भी 8 ही देगा और पांचवा भी 8 ही देगा। मतलब कितने भी पहले वो जांच कर ले उस कॉपी को, एक से नंबर प्रदान करेंगे, अलग अलग नंबर प्राप्त नहीं होंगे। तो वो परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाएगी, जिसका कितने भी निर्णायकों से जांच कराने के बाद भी परिणाम हमेशा एक से प्राप्त होते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के कितने रूप होते हैं? 5 होते हैं कि 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं? तो रचना शिक्षण के मुख्य रूप 2 होते हैं। वैसे माने तो रचना शिक्षण के 2 रूप कौन से होते हैं? मौखिक व लिखित। और अगर हिंदी के अनुसार माने तो 2 रूप होते हैं, परंपरागत रचना और मुक्त। तो मुक्त में क्या होता है कि एक जो लेखक होता है स्वतंत्र होकर रचना करता है, लिखता है, उसमें किसी का भी कोई बंधन नहीं होता। और जो दूसरी प्रकार की होती है उसमें क्या होता है कि उसमें बंधन होता है कि हम किसी के अंदर बंध कर रचना कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के रचना शिक्षण के प्रकार होते हैं। आगे हमारा है गद्य शिक्षण की कौन सी विधि का मूल आधार प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पर गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में पूछा गया है कि प्रश्नोत्तरी किसका मूल आधार होता है। तो पहला है उद्बोधन विधि, दूसरी व्याख्या विधि, तीसरा विश्लेषण विधि और चौथा समवाय विधि। उद्बोधन विधि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया था कि जिसमें कठिन शब्दार्थों का अर्थ छात्र से शिक्षक स्वयं न देकर छात्रों से अर्थ निकलवाता है, जो विभिन्न माध्यमों से निकलवाता है। जैसे चित्र है, चाहे मानचित्र है, चाहे कोई मॉडल है, चाहे सामने प्रतिकृति प्रस्तुत करके किसी भी माध्यम से अगर छात्रों से शब्द का अर्थ निकलवाना है, शिक्षक को स्वयं उसका उत्तर नहीं देना है, वो होती है उद्बोधन विधि। दूसरा है व्याख्या विधि। कविता का हम या गद्य का हम सीधी सीधी व्याख्या कर लेते हैं। और समवाय विधि जिसमें गद्य पद्य और रचना पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में नव व्याकरण के ज्ञान करा देते हैं। और विश्लेषण विधि में हम बिल्कुल करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से गद्य का शिक्षण कराते हैं। कैसे? जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान में हम प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न के माध्यम से फिर अंतिम प्रश्न समस्यात्मक रखते हैं और फिर व्याख्या करते हैं। तो हम प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को गद्य शिक्षण का ज्ञान करा देते हैं, विश्लेषण करा देते हैं कि पाठ का मूल भाव क्या है। तो यहाँ पूछा गया गद्य शिक्षण की कौन सी विधि का मूल आधार प्रश्नोत्तरी है। तो विश्लेषण विधि का मूल आधार प्रश्नोत्तरी होता है कि प्रश्न के माध्यम से पाठ का विश्लेषण करते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है समवाय विधि।
समवाय विधि से संबंधित प्रश्न है। गद्य, कविता तथा रचना शिक्षण के साथ साथ अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा भी दी जा सकती है। वह विधि है, मैंने पहले ही आपको उत्तर बता दिया है, समवाय विधि। तो देखो क्या है इसमें, भाषा संसर्ग विधि व्याकरण की विधि है, आगमन विधि व्याकरण की स्वतंत्र शिक्षा दी जाती है, साचर्य विधि का इससे कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि मारिया मोंटेसरी की है, छोटे बालकों के लिए। भाषा संसर्ग विधि में किसका सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। अब बची अकेली समवाय विधि। समवाय विधि में क्या होता है, प्रश्न में स्पष्ट हो गया है कि गद्य पढ़ा रहे हैं, चाहे हम कविता पढ़ा रहे हैं, चाहे हम रचना पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं। रचना में तुम्हारा निबंध हो सकता है, पत्र लेखन हो सकता है, कोई भी रचना हो सकती है। जिसको पढ़ाते पढ़ाते बीच में अगर व्याकरण का कोई शब्द आ जाता है, संधि आ जाती है, समास आ जाता है, पर्यायवाची शब्द आ जाए, चाहे विलोम आ जाए, चाहे खाती शब्द आ जाए, कोई भी आ जाए, संज्ञा आ जाए, सर्वनाम आ जाए, विशेषण आ जाए, तो हम बीच में छात्रों को बता देते हैं कि देखो इसमें ये समास है, इसमें ये संधि है, इसमें ये खाती शब्द है, इसमें पर्यायवाची है, इसका ये विलोम बनता है। तो बीच बीच में हम जो व्याकरण का ज्ञान करा देते हैं वो होती है समवाय प्रणाली के सभी का मिश्रण। सभी के साथ में हम बीच बीच में पढ़ा देते हैं और सबके दोष भी खत्म हो जाते हैं। व्याकरण की जो शिक्षण विधि है उसके दोष भी समाप्त हो जाते हैं कि हम बालक को यहाँ साधारण रूप से व्याकरण सिखा रहे हैं। तो ये अधिकतर बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया है समवाय विधि का, तो इसको आप देख लेना कि हम गद्य पद्य और रचना के साथ साथ बीच में व्याकरण का ज्ञान कराना समवाय विधि कहलाता है। भाषा संसर्ग विधि भी हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और हर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाषा संसर्ग विधि में से संबंधित कथन सत्य है या असत्य है। तो आपको याद रखना है कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान नहीं कराया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है और व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। और आगमन विधि आपको अच्छे से मैंने अगले वीडियो में रटवा दिया है उदाहरण से नियम की। और साचर्य विधि मारिया मोंटेसरी की खेल खेल में शिक्षा देना। आशा करती हूँ आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको पसंद आया हो मेरा पढ़ाना तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।